आखिर आज एलिजाबेथ ओल्सन क्यों खुश हैं कार्मेन कॉर्टेज का रोल ना प्ले करने के लिए? क्या माचेते और स्पाई किड्स मूवी एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है? ओरिजिनली स्पाई किड्स 4 कैसी होने वाली थी और ये एक्चुअली डीवीडी पर क्यों रिलीज होती? और स्पाई किड्स मूवी का फ्यूचर आखिर कैसा होने वाला है और ये हमें कहां देखने को मिलेगा? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में स्पाई किड्स मूवी जरूर देखी होंगी। क्रिटिकली तो ये मूवीज कहीं से भी होल्ड नहीं करती, बट हाँ, बचपन की खातिर एक सॉफ्ट स्पॉट हम सब के दिल में है। और आज की इस वीडियो में हम उसी बचपन की खातिर बात करने वाले हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द स्पाई किड्स मूवी फैक्ट्स के बारे में। तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और स्टूडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पाई किड्स फ्रेंचाइजी के क्रिएटर है अमेरिकन फिल्म मेकर रॉबर्ट रॉड्रिगेज, जो बेसिकली अपने वॉयलेंट एक्शन मूवीज के लिए तो जाने जाते थे, बट 90s के दौरान उन्होंने इन्विजन किया एक ऐसी फैमिली मूवी जिसे देखने के बाद ऐसा ही लगे कि किसी बच्चे ने उसे लिखा और डायरेक्ट किया है। और यहाँ पर वो बेसिकली बड़े और बच्चों दोनों को अपील करने के लिए जेम्स बॉन्ड और विली वोंका का एक कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ मूवी बनाना चाहते थे। और इनिशियल प्लान के हिसाब से इस चीज को काफी अलग तरीके से दिखाया गया होता, जहाँ पर सबसे बड़ा फर्क ये था कि उस प्लान के अंदर एक्चुअली बच्चों को अपने माँ बाप के स्पाई होने के बारे में अंत तक नहीं मालूम होता और मूवी के अंत में उन्हें जाकर पता चलता कि उनके माँ बाप एक स्पाई थे। इस फ्रेंचाइजी के अंदर दिखाया हुआ स्पाई ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम OSS होता है, वो एक्चुअली रियल लाइफ सीक्रेट सर्विस ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज पर मॉडल किया गया था। इसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट ने बनाया था और आगे जाकर इसी को CIA में चेंज कर दिया गया। और यहाँ पर इस सीरीज के अंदर दिखाया हुआ डोनोगन गिगल्स नाम का कैरेक्टर एक्चुअली विलियम जोसेफ डोनोवन पर मॉडल किया गया है, जो एक्चुअली ओरिजिनल OSS के डायरेक्टर थे। स्पाई किड्स के पहले 3 मूवी के अंदर हमें डैरल सबारा एस जूनी कॉर्टेज के रूप में देखने को मिले थे, वहीं पर एलेक्स पीना वेगा हमें कैमरन कॉर्टेज के रूप में देखने को मिली थी। पर क्या आपको मालूम है कि इस कैरेक्टर के लिए पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वांडा मैक्सिमॉफ AKA एलिजाबेथ ओल्सन ने कैमरन कॉर्टेज के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, बट उन्हें इस मूवी के लिए कास्ट नहीं किया जा पाया। लेकिन वहीं पर अपेरेंटली आज के समय में एलिजाबेथ ओल्सन इस बात को लेकर हैप्पी हैं कि वो इस मूवी के अंदर एक्चुअली कास्ट नहीं की गई थी, वरना उनके हिसाब से वो उसी समय से एक्चुअली एक चाइल्ड एक्टर ही बन के रह जाती। और ये काइंड ऑफ उनके साथ अच्छा ही हुआ। पहली मूवी के अंदर हमें फ्लूप के हेंचमैन्स को दिखाया गया था, जिनका डिजाइन एक्चुअली बहुत ही बचकाना था, जहां पर इनके सर की बजाय इनके अंगूठों को दिखाया गया था। बट इन मिनियंस के बचकाने डिजाइन के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो ये है कि यहाँ पर डायरेक्टर रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने इन कैरेक्टर के डिजाइन को 13 साल की उम्र में बनाया था और उन्होंने उसी कलाकारी को इस मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। पहली मूवी के अंदर टोनी शलूप के कैरेक्टर अलेक्जेंडर मिनियन को काफी अजीब तरीके का दिखाया गया था, जहां पर उसके चेहरे के चेहरे और हाथ के हाथ थे। बट यहाँ पर एक्चुअली टोनी शलूप ने लेटर जाके इस बात को खुद रिवील किया कि यहाँ पर उन्हें कई सारे प्रोस्थेटिक्स को इस कैरेक्टर के लिए पहनना पड़ता था, जिनमें से कुछ तो 1-1 फीट लंबे भी हुआ करते थे और सीन्स में इन्हें पहनकर परफॉर्म कर पाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। यही रीजन है कि इस मूवी के खत्म होने के बाद डायरेक्टर रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने उन्हें यहाँ पर ब्रॉन्ज से बना हुआ इस कैरेक्टर का मास्क गिफ्ट किया था, जो आज तक उनके पास है। वहीं पर बात करें सेकंड मूवी की, तो पहली मूवी से कहीं ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स सेकंड मूवी के अंदर इस्तेमाल किया गया था। और हाँ, इन मूवीज का विजुअल इफेक्ट्स आज के जमाने में बहुत आउटडेटेड लगता है, पर रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने लिमिटेड बजट के अंदर बेस्ट करने की कोशिश की थी, जहाँ पर उन्होंने कई सारे इंडिविजुअल विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट को हायर किया था, जिसमें से इस मूवी के मेन लीड एनिमेटर ग्रेगोर पंचायत ने स्टॉप मोशन आर्टिस्ट रे हैरीहाउसन के कई सारे टेक्निक्स को CGI की मदद से इमुलेट करने की कोशिश की थी। और इस मूवी के अंदर दिखाए हुए कई सारे क्रीचर जैसे कि स्केलेटन आर्मी को भी इन्हीं जर्की स्टॉप मोशन टेक्निक्स की मदद से दिखाया गया था। बाय द वे, रे हैरीहाउसन का कैमियो हमें मूवी के अंदर आगे देखने को भी मिला है। स्पाई किड्स मूवी फ्रेंचाइजी के दौरान हमें कई बार डैनी ट्रेहो के कैरेक्टर अंकल माचेते का भी कैमियो देखने को मिला था, और इसी कारण बहुत सारे फैंस ये बात मानते हैं कि हो सकता है कि स्पाई किड मूवीज एक्चुअली एक दूसरी मूवी के साथ सिनेमैटिक यूनिवर्स शेयर करती हूँ, जहाँ पर एक्चुअली रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने स्पाई किड्स मूवी बनाने से पहले माचेते मूवीज के स्क्रीन प्ले को लिखा था, और वो एक्चुअली माचेते फिल्म्स के इनिशियल आइडियाज पर काम कर रहे थे। लेकिन स्पाई किड्स में बिजी होने के कारण उन्होंने इन मूवीज को नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने इस कैरेक्टर को अपनी मूवी के अंदर एज अ कैमियो लिखा था। फाइनली आगे जाकर 2010 और 2013 में इसकी 2 मूवीज आई, जिसके कारण फैंस इन दोनों का सेंस बनाने लगे, क्योंकि इन दोनों ही मूवीज को एक्चुअली रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने डायरेक्ट किया है।
लेकिन वहीं पर डायरेक्टर रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने इस बात को कंफर्म किया है कि एक्चुअली ये दोनों कैरेक्टर सेम तो हो सकते हैं, बट बेसिकली ये अल्टरनेट यूनिवर्सेस की कहानी है, जहाँ पर माचेते मूवीज का माचेते स्पाई किड्स मूवी का माचेते नहीं है। वहीं पर थर्ड मूवी का CGI कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना ज्यादा कि इसके आज तक मीम्स बनते हैं। और अपेरेंटली उसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर ये था कि तकरीबन 90% ऑफ शॉट्स को यहाँ पर CGI से क्रिएट किया गया था, जिसे करने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इसे 3D में रिलीज करना था, जहाँ पर ये मूवी एक्चुअली टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के स्पेशल प्रोजेक्टर को टेस्ट करने का जरिया भी बनी थी, जो बेसिकली एक पोलराइज्ड 3D प्रोजेक्टर था। और इससे मूवी को देखने के लिए यहाँ पर रेड और ब्लू लेंसेज की जरूरत नहीं थी, जिसके कारण यहाँ पर रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने अपनी दूसरी मूवी यानी द एडवेंचर्स ऑफ शार्क बॉय एंड लावा गर्ल इन 3D को पूरे के पूरे इसी टेक्नोलॉजी पर फिल्म किया था। अब भले इस फ्रेंचाइजी को काफी गोफी और क्वर्की फ्रेंचाइजी के रूप में याद रखा जाता है, बट हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हमें इस फ्रेंचाइजी के थ्रू आउट बहुत सारे बेहतरीन एक्टर्स के अपीयरेंसेस देखने को मिले हैं, जैसा कि जेसिका एल्बा, सलमा हायक, रिकी जर्वेज, एलाइजा वुड, यंग सेलिना गोमेज, जॉर्ज क्लूनी और सिल्वेस्टर स्टैलोन, जिसमें एक्चुअली सिल्वेस्टर स्टैलोन ने थर्ड मूवी के अंदर मेन विलेन की भूमिका निभाई थी। बाय द वे, थर्ड मूवी के अंदर बहुत सारे एक्टर्स के पास एक्चुअली डेट्स की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण बहुत सारे एक्टर्स ने रिमोटली अपने फुटेज को रिकॉर्ड करके इस मूवी के लिए भेजा था। फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज क्लूनी, जिन्होंने अपने घर के लिविंग रूम के अंदर ही अपने फुटेज को रिकॉर्ड करके भेजा था, जिसे बाद में सिल्वेस्टर स्टैलोन के फुटेज के साथ मैच किया गया। वैसे थर्ड मूवी के 2003 में रिलीज होने के बाद फोर्थ मूवी सीधे साल 2011 में रिलीज हुई थी, लेकिन इनिशियली फोर्थ मूवी को बहुत ही पहले रिलीज करने का प्लान किया गया था और बॉक्स ऑफिस नंबर और परफॉर्मेंस को देखते हुए इसे एक एनिमेटेड स्ट्रेट टू DVD सीक्वल के रूप में बनाना था, जो एक्चुअली प्री प्रोडक्शन में भी जा चुकी थी, बट उस आइडिया को स्क्रैप करके 2011 में इसकी चौथी मूवी स्पाई किड्स ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड को रिलीज किया गया। लेकिन सच तो ये कि यहाँ पर रॉबर्ट रॉड्रिगेज एक्चुअली चौथी मूवी बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी पिछली मूवी ग्रैंड हाउस के प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन की वजह से वो मूवी फेल हुई थी, बट फिर भी हार्वी वाइनस्टीन के अंदर उन्होंने एक और मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके कारण उन्होंने इस मूवी को डेवलप किया। फाइनली इस साल यानी साल 2023 के 22 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है स्पाई किड्स की 5वीं इंस्टॉलमेंट स्पाई किड्स आर्मागेडन, और बेसिकली यही नाम स्पाई किड्स 4 का पहले होने वाला था। वैसे इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि नेटफ्लिक्स ने इसके फ्रेंचाइजी के आने वाली मूवी के राइट्स को खरीद लिया है, जिसके कारण अब स्पाई किड्स की फ्रेंचाइजी नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होगी। वैसे स्पाई किड्स नेटफ्लिक्स पर बहुत पहले से हैं, जहां पर नेटफ्लिक्स पर एक्चुअली स्पाई किड्स मिशन कंट्रोल नाम का एक एनिमेटेड टेलीविजन शो 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसे 2 सीजन और 20 एपिसोड तक चलाया गया, और एक्चुअली इस मूवी के अंदर ओरिजिनल ट्रिलॉजी के कैरेक्टर्स की कहानी को दिखाया गया है। बात करें अगर इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, तो नहीं, ये क्रिटिकली उतनी बेहतरीन तो एज नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जिन्होंने भी इन मूवीज को अपने बचपन में एंजॉय किया है उनके लिए मूवी तो खास थी ही, और अपने टाइम में भी इन मूवीज ने अपने बजट के हिसाब से कोई उतना बुरा परफॉर्म नहीं किया था, जहाँ पर टोटल $132 मिलियन के बजट पर इस पूरी फ्रेंचाइजी ने $550 मिलियन कमाए हैं। ऑफ कोर्स वो बात अलग है कि हर मूवी का बजट $40 मिलियन के पार नहीं गया था। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस मूवी सीरीज के बारे में और क्या क्या मालूम है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।